हेलो फ्रेंड, आज हम एक्सक्लूसिव गेट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एक्सक्लूसिव गेट है क्या, इसके फंक्शन क्या हैं, इसके नोटेशन वगैरह क्या है, इसके बारे में जाएंगे। तो अगर मैं एक्सक्लूसिव गेट की बात करूं तो एक्सक्लूसिव गेट को एक स्पेसिफिक लॉजिक गेट बोला जाता है। अब स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि ये जो बेसिक गेट्स हैं और यूनिवर्सल गेट्स हैं इसके फंक्शन पे यूज नहीं किया जाता है, इसका एक अलग फंक्शन होता है। कैसे? तो एक्सक्लूसिव गेट कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ दो लेवल पे ही काम कर सकता है। कैसे? देखिएगा, एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है, ये कहता है कि मैं दो लेवल पे ही काम करूंगा, दो इनपुट लेवल पे। या तो दोनों इनपुट लेवल सेम होने चाहिए या फिर दोनों इनपुट लेवल अपोजिट होनी चाहिए। क्लियर है? सेम कहने का मतलब क्या है, अगर दोनों सेम लेवल 0 0 हो या फिर दोनों 1 1 हो तो इस केस में आउटपुट क्या होगा, इस चीज़ों के बारे में हम एक्सक्लूसिव गेट से जानेंगे। एज इट इज, अगर आउटपुट अपोजिट लेवल हो यानी 0 1 1 0 हो तो इस केस में आउटपुट क्या होगा, तो इस फंक्शन के बारे में एक्सक्लूसिव गेट बताता है। अब देखिएगा, जैसे कि मैंने बताया कि एक्सक्लूसिव गेट सेम या अपोजिट लेवल पे काम करता है, तो इसी सेम और अपोजिट लेवल के बेसिस पे एक्सक्लूसिव गेट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। इस वाले जब ये सेम लेवल पे काम करता है तो इसे एक्सनॉर बोला जाता है। जब ये अपोजिट लेवल पे काम करता है तो इसे एक्स और बोला जाता है। क्लियर है? ऑल्दो हम दोनों के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, अभी मैं एक्सक्लूसिव के बारे में बता रहा हूँ। तो अब बात समझ में आ गई कि एक्सक्लूसिव गेट भी हमारे पास एक स्पेसिफिक लॉजिक गेट ही है, जो कि जिसका फंक्शन बेसिक गेट्स और यूनिवर्सल गेट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये सिर्फ दोनों इनपुट लेवल पे काम करता है, या तो दोनों इनपुट लेवल सेम होनी चाहिए या फिर दोनों अपोजिट होनी चाहिए। और जबकि हमें पता चल गया कि ये दो लेवल पे काम करता है, सेम और अपोजिट, इसी कारण एक्सक्लूसिव को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक्स और या दूसरा एक्स नॉर के फॉर्म में। तो आज हम एक्स और के बारे में पढ़ेंगे कि एक्स और क्या कहता है। इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये अपोजिट लेवल पे काम करता है। अब आइए, अब मैं एक्स और गेट की बात करूं तो एक्स और क्या गेट जो है, जो कि आपको यहाँ पे और दिख रहा है, तो इसके जो फंक्शन है, जो हमारे पास बेसिक और गेट है उसी पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। लेकिन क्या है कि एक्सक्लूसिव और गेट, ये और गेट के फंक्शन पे ही डिपेंड करता है, लेकिन वो डिपेंडेंट जो है वो एक्सक्लूसिव मैनर में होता है। अब बात आ गई, सर ये आपने एक्सक्लूसिव मैनर क्या बोला, वो देखिए। यानी एक्स और गेट की बात करूं, उसका डिजाइन या फिर इसी को फंक्शन बोल लीजिए आप, कि इसका फंक्शन है जो एक्सक्लूसिव कंडीशन ऑफ और गेट पे डिपेंड करता है। अब बात आपके पास समझ में आनी चाहिए कि सर ये अब एक्सक्लूसिव कंडीशन या एक्सक्लूसिव फेज क्या होता है। अब इसका मतलब क्या होता है वो देखिएगा। एक्सक्लूसिव मतलब होता है डिस्टिंक्ट वैल्यू, यानी कि अलग अलग वैल्यू। आपका 1 है तो मेरा 0, मेरा 0 तो आपका 1, इसी को एक्सक्लूसिव यानी डिस्टिंक्ट वैल्यू कहते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा और गेट के टू टेबल पर रिकॉल करूं तो ये इस तरह से 0 0 0 1 1 0 1 1, इसका आउटपुट 0 1 1 1 था। और जैसा कि मैंने बताया कि एक्सक्लूसिव गेट का जो फंक्शन है वो एक्सक्लूसिव कंडीशन पे बेस्ड होता है। एक्सक्लूसिव मतलब जहां वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए दोनों इनपुट लेवल की। तो ये कंडीशन कहाँ है? यहाँ है? नहीं, यहाँ देखो तो यहाँ पे है और यहाँ पे। यानी एक्सक्लूसिव गेट सिर्फ इन दोनों के फंक्शन के बारे में बताता है कि ये हमारे पास किस तरह से आउटपुट प्रोड्यूस करने वाला है, और इसके फंक्शन के बारे में एक्सक्लूसिव गेट बताता है। अब बात समझ में आ गई। यानी कि ओवरऑल अगर मैं डिफिनेशन की बात करूं तो एक्स और गेट एक लॉजिक गेट होता है जिसका डिजाइन या फंक्शन एक्सक्लूसिव मैनर में और गेट के फंक्शन पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया? अब आइए, अगर मैं इसके इनपुट की बात करूं तो ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, इसमें दो इनपुट्स ही होते हैं और एक सिंगल आउटपुट होता है। अब आउटपुट क्या है इसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। समझ में आया? लेकिन जैसे कि मैं एक्सक्लूसिव को इस तरह से लिख रखा है, लेकिन हमारे किताबों में एक्सक्लूसिव को इसके नोटेशन के रूप में लिखा जाता है, यानी संक्षिप्त एब्रीविएशन के टर्म्स में। इसके दो एब्रीविएशन आप यूज कर सकते हैं, इसको जिसको नोटेशन बोलते हैं। या तो आप एक्स और लिख दो इसे, या फिर आप एक्स और इस तरह से भी लिख दो। बात समझ में आ गया? तो इसे ही आप इसके नोटेशन ऑफ एक्स और गेट बोलते हैं। क्लियर है? अब आइए, अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं तो आपको पता है कि एक्सक्लूसिव गेट और के गेट पे डिपेंड होता है एक्सक्लूसिव मैनर में। ठीक है? तो ऐसे यहाँ पे सिंबल में भी और गेट रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो एज इट इज इसके भी लॉजिकल सिंबल में पहला काम और के गेट का सिंबल का हम यूज करेंगे। यही कुछ है, और गेट ऐसे बनते हैं ए और बी। और गेट के अकॉर्डिंग बात करूं तो इसका जो आउटपुट होता था ये ए प्लस बी होता था।
ये कुछ है, लेकिन अब इसे बनाना तो XOR है, तो XOR के गेट में कुछ नहीं करना, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देनी है, और जो इसका आउटपुट है इस आउटपुट में आपको कुछ नहीं करना, प्लस को इसको ओवरऑल सर्कल के अंदर कर देना, और यही सिंबल आपका XOR सिंबल या फिर EXOR के टर्म्स में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चाहो तो इसको अगर लैंग्वेज के फॉर्म में डालें तो इसे A XOR B भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके अल्जेब्रिक नोटेशन, अल्जेब्रिक कहने का मतलब SY के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये देखिएगा, ये रिप्रेजेंट होता है A बार B प्लस AB बार, और यही टर्म्स हमारा XOR का फंक्शन है, यानी यही आप इसको आउटपुट बोल सकते हैं। बात समझ में आया? अब आइए, अगर मैं इसके आउटपुट की बात करूं तो ये A बार B और AB बार ये है क्या, ये इसे हम शॉर्ट फॉर्म में SOP बोलते हैं। अब आपके माइंड में आएगा सर ये क्या है, तो इसे अलजेब्रिक फॉर्म जब हम देखेंगे आगे कम्बिनेशनल सर्किट में, वहाँ यूज किया जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट। दो तरह के होते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम। इसके बारे में डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं, जहाँ एडर, सब एडर, हाफ एडर की बात करेंगे उसमें भी इसका यूज होने वाला, और इसी ये फॉर्म इसी को रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो अभी बस मायने में आप माइंड में थोड़ा रख लीजिए, ये सम ऑफ प्रोडक्ट का ही नोटेशन है, ये SOP फॉर्म, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। आगे आइए, आपने लॉजिकल सिंबल देख लिया, अब इसके ट्रूथ टेबल पे को ध्यान से देखते हैं। अगर मैं इसके ट्रूथ टेबल की बात करूं तो आपको पता है कि ट्रूथ टेबल जो है इसके आउटपुट पे ही बेस्ड होगा, ये कुछ है। तो अगर मैं यहाँ पे इसके वेरिएबल की बात करूं तो वेरिएबल तो यहाँ पे दो ही हैं, A और B, लेकिन यहाँ पे देखिएगा A तो सिंगल और A बार का भी यूज है, B है और B बार का भी यूज है, यानी हमें यहाँ पर 4 तरह के टर्म्स हमें ट्रूथ टेबल में यूज करना पड़ेगा। पहले मैं इसे एक्सप्लेन करके बताता हूँ, फिर इसे हम छोटे फॉर्म में देखेंगे। और इसके बीच देखें तो अगर मैं इस प्रोडक्ट के लिए जाऊं तो पहला यहाँ पे एंड गेट का ऑपरेशन है, यहाँ पर भी एंड गेट का ऑपरेशन है, देखिएगा, और यहाँ पे आपके पास और गेट का ऑपरेशन, यानी 2 एंड करने के बाद और कर दो। तो इसी टर्म्स के बेस पे मैंने ट्रूथ टेबल आपके लिए बनाया है, ठीक है। अब आइए, पहले मैं 2 वेरिएबल A और B ले लेता हूँ, 0 0 0 1 1 0 1 1, और आपको पता है कि अगर हम 2 इनपुट लेते हैं तो टोटल नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशन इनपुट वेरिएबल का वो 4 बनते हैं, जैसे मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में हर एक गेट के बारे में बताता आया हूँ। तो वही चीज़ 4 है, लेकिन पहला काम क्या है मेरे, A बार को डिनोट करना। तो आपको A बार सिंपली कर सकते हैं, 0 को 1 में कन्वर्ट कर दो, 1 को 0 में। तो यहाँ देखना A 0 है, 1 में कन्वर्ट कर दिया, 0 1 1 0 1 1। आई इट इज B बार की बात करो, 0 1 1 0 0 1 1 0, B बार हो गया। तो पहला ऑपरेशन देखते हैं ये वाला, A बार B, यानी एक बार की वैल्यू और B की वैल्यू को एंड करना है, एंड ऑपरेशन है। तो देखिएगा A बार यहाँ पर और ये B यहाँ पे, तो इसका प्रोडक्ट हम यहाँ लिखेंगे। तो 1 और 0 क्या होता है फॉर्म में, 1 तो 1 0 हमारे पास, सॉरी 0 होता है, तो 1 और 0 0। अब आइए 1 और 1 प्रोडक्ट के फॉर्म में 1 होता है, एज इट इज। अगर मैं बात करूँ 0 0 0 होता है, 0 1 सॉरी 0 1 0 होता है। तो A बार की वैल्यू, A बार B की वैल्यू हमारे पास ये वाला आ गया, यानी कि इसको आप A बार B के फॉर्म में लिख चुके हैं। अच्छा ठीक, दूसरा प्रोडक्ट क्या है, AB बार, यानी कि हमारा ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू लेना है। तो देखिएगा 0 और 1 हमारे पास 0, तो इस केस में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ देखो, हाँ 0 AB बार लेना है और 1, तो 0 और 1 का प्रोडक्ट 0 होता है, 0 और 0 का प्रोडक्ट 0 होगा, 1 और 0 का प्रोडक्ट हमारे पास 1 होगा। देखो 1 और फिर से 0 का प्रोडक्ट हमारे पास 0 हो जाएगा। तो 1 और 1 1, और ये वाला A और ये वाला B तो हमारे पास 0 हो गया, यानी ये वाला कंडीशन A B बार का बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों ऑपरेशन के साथ और गेट लगाना है, ये वाला, ये कुछ है। तो दोनों में अगर मैं और गेट लगा, और फंक्शन का ऑपरेशन का यूज करूं तो 0 और 0 क्या होता है, 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0। तो अब आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास आउटपुट कहाँ पे निकल के आया, ये देखो, सिर्फ और सिर्फ ये 2 वैल्यू पे 1 और 1, समझ में आया। बाकी पे ये क्या हुआ, एक्स और के बीच में देखो, जब हमने 0 0 इनपुट डाला तो 0, लेकिन अपोजिट लेवल जैसे 0 1 डाला तो ये 1 पे बन के तैयार हो गया। बाकी तो हमने सिर्फ फंक्शन को लाने के लिए इतने सारे डायग्राम बनाए, बाकी का तो यूज ही नहीं। आगे देखिए 1 0 के फॉर्म में भी ये 1 आ गया, लेकिन 1 1 कंडीशन डालते हैं तो 0 आ गया, ये कुछ है। तो इससे अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में टेबल बनाऊं तो वो इस तरह से बन के तैयार होगा। ये तो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला ट्रूथ टेबल बनाया, लेकिन आप
शॉर्ट में करना चाहते तो ये बनके तैयार हो जाएगा, क्योंकि दो इनपुट वेरिएबल है ए और बी, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 0 के केस में ये 0 देगा, कैसे तो मैंने यहाँ एक्सप्लेन करके आपको बताया, और 0 1 के केस में 1 देगा, और 1 0 के केस में 1, 1 1 के 0 में 0। समझ में आ गया। तो ये हमारे पास एक्स और गेट का ट्रूथ टेबल बनके तैयार हो गया। अब इसके बाद क्या है कि हम ट्रूथ टेबल पे ही देख के बहुत सारे डिफिनेशन बनाते हैं, अब मैंने आपको पहले बताया है, तो इससे भी डिफिनेशन बन जाएगा जिसे आप कंक्लूजन डिफिनेशन कहते हैं। तो कंक्लूजन डिफिनेशन की बात करूं तो अगर मैं देखूं पूरे टेबल को आउटपुट के फॉर्म में, तो यहाँ देखिए 1 और 1 यही है, तो आप कंक्लूजन डिफिनेशन क्या कह सकते हैं कि द आउटपुट इज हाई, यानी कि आपको पता है इस केस में 1 को हाई बोलते हैं हम और 0 को लो बोलते हैं। आउटपुट इज हाई व्हेन ऑल द इनपुट्स आर अपोजिट लेवल, जब सभी जो इनपुट्स हो वो अपोजिट लेवल में हो तब ये हमारा आउटपुट हाई देता है। बात समझे, ये हमारा डिफिनेशन हो गया। देखिएगा अब ये ट्रूथ टेबल के बेसिस पे इसके जो आउटपुट निकले हैं, इस आउटपुट के बेसिस पे इसको कुछ अलग नाम से भी जाना जाता है। कैसे, इसे पहला बोला जाता है एंटी कोइंसिडेंस। देखिएगा एंटी कोइंसिडेंस के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा एक्स और गेट को एंटी कोइंसिडेंस बोलते हैं। अब एंटी कोइंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंस मतलब क्या होता है कि जहां पे दोनों वैल्यू सेम हो जाए, उसी को तो इंसिडेंस हमने बोला था। एंटी कोइंसिडेंस कहने का मतलब जब दोनों वैल्यू अलग अलग हो, तो वही तो है 0 1 1 0, इसी को एंटी कोइंसिडेंस के भी टर्म्स में आप जानते हैं। ये चीजें माइंड में रखिएगा, आपसे पूछ दिया जाता है कि एंटी कोइंसिडेंस के टर्म्स में कौन से गेट का यूज किया जाता है। समझ में आ गया। दूसरा, इसी को इनइक्वालिटी डिटेक्टर भी बोला जाता है। इक्वालिटी मतलब क्या, दोनों जब बराबर उसे इक्वालिटी। अब इसको इनइक्वालिटी यानी कि जहां इक्वल ना हो, दोनों इनपुट वैल्यू अलग अलग हो, 0 1 1 0, इसलिए इसको इनइक्वालिटी डिटेक्टर भी बोला जाता है। थर्ड फेज में इसी इनइक्वालिटी डिटेक्टर को, चूंकि एग्जामिनर कोई भी फॉर्म का यूज कर सकता है किसी भी नाम का, तो मैं आपको वो सारे नाम बता देता हूँ जो एग्जामिनर ने अब तक यूज किए हैं और काफ़ी किताबों में भी यूज की जाती है। या तो इनको आप एंटी कोइंसिडेंस भी बोल सकते हैं, या फिर इनइक्वालिटी डिटेक्टर बोल सकते हैं, या फिर इसी को ऑड डिटेक्टर भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ। रीजन क्या है, ऑड ही तो है कि दोनों वैल्यू ऑड होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो एक्स और गेट को हमेशा आप देखेंगे इन तीन नाम से भी कहीं कहीं हम बुलाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि आपको माइंड में हमेशा होना चाहिए कि एक्स और गेट को किस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आपके अगर मैं वनडे एग्जाम की बात करूँ तो वहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो बोला जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट इज एंटी कोइंसिडेंस, या फिर इनइक्वालिटी डिटेक्टर या ऑड डिटेक्टर। तो ये चीज़ें माइंड में रखी चलिएगा कि हमारे पास एक्स और गेट को इन तीन नामों से पुकारा जाता है। क्लियर हो गया। अब आइए, अब हम इसके स्विच सर्किट डायग्राम की बात करें, जरा ध्यान देखिएगा। और मैं आपको प्रीवियस वीडियो से ही बताता आया हूं कि स्विच सर्किट डायग्राम ये हमारे ट्रूथ टेबल का ही एक रिप्रेजेंटेशन यानी प्रूव करने का एक तरीका ही होता है। ये कुछ है कि जो ट्रूथ टेबल में हमारे पास आउटपुट है, उसी आउटपुट को स्विच सर्किट डायग्राम से आप यूज करते हैं। ये कुछ है। अब आइए यहाँ पे करके देखते हैं। उसका ट्रूथ टेबल डायग्राम, ये स्विच सर्किट डायग्राम इस तरह से बनता है। तो अब हम इस सर्किट डायग्राम की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे एक्स और गेट का जो आउटपुट है इस पे वैलिड होता है कि नहीं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, स्विच सर्किट डायग्राम हमारे पास एक्स और गेट का इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है। अब देखिएगा, ये हमारे पास एक लाइन है और ये लाइन को मैंने दो स्विच, एक ए और बी के बीच डाला है, और एक की वैल्यू मैंने 0 1 0 1 के टर्म्स में जाना है। समझ में आया। अब आइए पहला कंडीशन लेते हैं, ए की वैल्यू 0 यानी कि ए को टच कराना है, बात समझे, और बी की वैल्यू को भी टच कराते हैं आखिर। अब यहां देखो, अगर मैं पहले वाले कंडीशन ए और ए की बात करूं तो ये वाला लाइन को आप फिलहाल यहां जोड़ दीजिए और इसको भी जोड़ दीजिए। तो इस केस में देखिएगा कि बल्ब आपका आउटपुट नहीं जलने वाला। आपको पता है कि 1 मतलब ऑन होता है और 0 मतलब ऑफ होता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू भी 0 ली, यानी कि इस रॉड को इस वाले स्विच से टच कराया, इस वाले स्विच से टच कराया, क्या बल्ब जलेगी? नहीं, क्योंकि आपको पता है बल्ब जलने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव का दोनों कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सिर्फ पॉजिटिव से बल्ब नहीं, यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज से बल्ब नहीं जल सकती और ना ही नेगेटिव वोल्टेज से बल्ब जलती हैं। तो इसलिए दोनों फेज का अलग अलग होना कंपलसरी है। अगर मैंने दोनों को जोड़ दिया तो ये देखना, इससे बल्ब को सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है
और पॉजिटिव वोल्टेज मिलने पे बल्ब नहीं जलने वाली। इस कारण यहाँ देखिएगा इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी इस केस में 0 प्रोड्यूस करेगा, तो हमारा आंसर भी तो 0 है। मैच हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा कंडीशन, देखिएगा दूसरे कंडीशन की ओर चलते हैं जहां पे 0 और 1 की बात करते हैं। ये देखिए दूसरे वाले कंडीशन की अगर मैं बात करूं, दूसरे कंडीशन में कहता है कि ए को तो जो जोड़ दो, ए को स्विच को 0 पे ले आइए और बी के स्विच को 1 पे ले जाइए। तो करके देखते हैं, यानी ए के स्विच को, यानी ये वाला जो स्विच है इसे आप ले जाओ 0 पे, यानी इसको यहां से टच कर दो, और बी के स्विच को इससे टच कर दो। ये कुछ होगा, ए के स्विच को 0 से टच कराया, यानी मैंने ऊपर वाली वैल्यू 0 लिए, नीचे ए के लिए 1, बी के लिए ऊपर वाली वैल्यू 0 और नीचे के लिए 1 लिया है। तो इनपुट के अकॉर्डिंग क्या कहता है, आप ए की वैल्यू को 0 पे टच कराइए, तो मैंने इस सर्किट को 0 से टच कराया। बी की वैल्यू को 1 से टच कराना है, तो मैंने बी को यहाँ पे टच करा दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या इस कंडीशन पे बल्ब जलेंगे? तो बिल्कुल जलेंगे, कि इससे इसको पॉजिटिव वोल्टेज मिला, यहाँ देखना, और इससे इसको नेगेटिव वोल्टेज इस तरह से गया, तो ये बल्ब जलने के तैयार हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 1। तो वही तो आउटपुट है हमारे पास, प्रूव हो गया। आगे आइए, दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि अब ऐसा कीजिए कि 1 के ए की वैल्यू को 1 के साथ ऐड कीजिए। ये देखना, तो ए के पहले स्विच को अब मैंने 1 के साथ ऐड करा, ए का 1 है, दूसरे को 0 के साथ ऐड किया, जो मैंने 0 के साथ कर दिया। तो अब जलेंगे बल्ब? तो बिल्कुल जलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बल्ब जलने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज का कंबाइंड फॉर्म चाहिए, तो बिल्कुल मिल रहा है। तो अगर मैं उस वाले लाइन से बात करूं, तो ये देखिए इसको पॉजिटिव वोल्टेज मिल जाएगा, और नीचे वाले से यहाँ से आके इसको नेगेटिव वोल्टेज मिल जाएगा, और बल्ब वापस जल के तैयार हो जाएंगे। यानी ये वाला भी कंडीशन सही, आउटपुट 1 आ गया। थर्ड फेज में, लास्ट फेज में देखूं, यानी दोनों को 1-1 कर दो, यही कुछ कह रहा है। तो अब देखिएगा, अब अगर मैं इस तरह से बात करूं कि इसको भी 1 और बी को भी 1 कर दूं, तो जरा ध्यान से देखिएगा, तो इस केस में बल्ब को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वोल्टेज मिलने वाली है, ये भी नेगेटिव, ये भी, और इस केस में आपको पता है कि बल्ब ऑफ होगा और इसकी वैल्यू 0 हो जाएंगी, वही तो चीज 0 है। तो अब यहाँ देखिए स्विच सर्किट डायग्राम से भी प्रूव हो गया कि कैसे स्विच सर्किट डायग्राम इस ट्रूथ टेबल को प्रूव करता है कि अगर आपके पास अपोजिट लेवल होता है तब तो ये बल्ब जलती है, यानी 1 होता है। अगर ये सेम लेवल जाता है 0-0 या 1-1 के, इस केस में बल्ब नहीं जलती। ये स्विच सर्किट डायग्राम से भी प्रूव हो गया। अब समझ में आया? अब आइए लास्ट फेज हम देखते हैं कि सर इसका यूज कहाँ है। अगर आप इसकी यूज की बात करें तो इसका यूज जो है, आने वाले जो टर्म्स हैं हम देखेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट में, इसका यूज मैथमेटिकल अर्थमेटिकल ऑपरेशन या फिर कैलकुलेशन के टर्म्स में किया जाता है। कैसे? जहाँ पे आप एडर के बारे में पढ़ेंगे, मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। एडर के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूज देखेंगे। अब आप बोलेंगे सर एडर क्या है? तो एडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, जो आने वाले वीडियोज में इसको कवर करूंगा मैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एडर के फॉर्म में आप XOR गेट का ही इस्तेमाल करते हैं। ऑल्दो एडर हमारे पास 3 तरह के होते हैं, तो डिटेल में जानेंगे। बस ये समझ लीजिए कि मैथमेटिकल जो एडिशन है और कैलकुलेशन में हम XOR गेट का यूज करते हैं, जिसके सर्किट के टर्म्स में एडर के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, और इसके बारे में हम जानेंगे कि एडर है क्या। ये हमारे पास XOR गेट का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन था। थैंक यू।